हम लोगों के जीवन में कितनी स्मृतियां साथ चलती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगी संस्मरणों के बारे में। इसका नाम है फ्लैशबैक। आप देख सकते हैं फ्लैशबैक, और इसके रचिता हैं ब्रजेश कानूनगो। आप देख सकते हैं। तो फ्लैशबैक इन्होंने लिखा है संस्मरण। आखिर ऐसा क्या है, क्या होते हैं संस्मरण, मैं सब आपके साथ साझा करूंगी दोस्तों। तो मैं बता देती हूँ, इस पुस्तक के बारे में बोधि प्रकाशन से आई है। 2021 में आई है पेपर बैक में, और इसका मूल्य मात्र 200 रुपए और पृष्ठ 175। जी हाँ, मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ ब्रजेश जी के बारे में। इनका जन्म देवास मध्य प्रदेश में हुआ। ये इंदौर निवासी हैं। हिंदी रसायन शास्त्र में इन्होंने स्नातकोत्तर किया है, यानी एमए और एमएससी दोनों। कुल 15 पुस्तकें लगभग प्रकाशित हुई हैं। व्यंग, कविता, कहानी, बाल कथाएं, बाल गीत, उपन्यास, आलोचना, ये सब प्रकाशित हुए हैं। संस्मरण भी प्रकाशित हुए। यह इनका दूसरा संग्रह है संस्मरण का। अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं, और तंग बस्ती के बच्चों के लिए के व्यक्तिगत विकास शिविरों में इन्होंने सक्रिय सहयोग दिया। जी हाँ, समाज सेवा भी करते हैं ये। और उसके अलावा रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी से भी हुआ। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं ये। समर्पण किया प्रिय कुमुद अर्थात मनोरमा, जीवन साथी हैं ये इनकी, और प्रियजनों को जिन्होंने इनके जीवन को अर्थपूर्ण संभव किया। और अब मैं बता देती हूँ दोस्तों, आखिर क्या जरूरत होती है संस्मरण की किताब निकालने की। आपके मन में भी प्रश्न उठा होगा, तो मैं बताती हूँ। क्यों कोई अपनी जिंदगी बांटना चाहता है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को? कुछ तो होगा, क्योंकि वह विरासत के रूप में उस धाती को सौंपना चाहता है अपने अनुगामियों को। और जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपना सृजन कर चुकता है, कर रहा होता है और करता रहेगा, फिर समाज उससे अपेक्षा करने लगता है कि वह उस कला को सिखा कर जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसे अपनाए और वह क्षेत्र में अपनी कला को आगे बढ़ाए, उसे विकसित करे। यही होता आया है, वह उस कला को सिखाकर जाए। इसके लिए इनका इस पुस्तक रूप में आना बहुत जरूरी है, सिखाना बहुत जरूरी है। हमने भी अपने पूर्वजों से सीखा, कुछ छोड़ा, कुछ जोड़ा। इसी को विकास कहते हैं, इसी को उन्नति कहते हैं। ब्रजेश कानूनगो ऐसे व्यक्ति हैं जो साहित्य सृजन करते चले आ रहे हैं। उनकी कलम नहीं रुकी। मां सरस्वती के पुजारी, साहित्य, संगीत, चित्रकला की साधना करते हैं। अपना सृजन अपने अनुयायियों के लिए छोड़ जाते हैं। संस्मरण और आत्मकथा में कुछ अंतर है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य ट्यूटोरियल में जाएं, और वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नंबर 4 मैंने बताया है इसमें क्या अंतर है। इस संस्मरण में ब्रजेश जी ने 43 शीर्षकों में बांटकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हैं। जी हाँ, परिस्थितियों को अगर कोई जानना चाहता है, जी हाँ, देवास इनका गृह नगर है। देवास, तो गृह नगर देवास के बारे में, उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक परिस्थितियों को जो जानना चाहता है वह पढ़े इसे। जो इंदौर के बारे में जानना चाहता है वह पढ़े। साहित्यिक चर्चाओं, गोष्ठियों के बारे में जो जानना चाहते हैं लोग, मेले त्योहार कैसे लगते थे, कस्बे को जाने। देवास की गलियों की खुशबू है इनमें। देवास यानी देवताओं का वास। लेखक ने अपने जीवन के बहाने बताया है कि कैसे जत्रे यानी मेले में भीड़ उमड़ती थी, हंसी किलकारियां गूंजती थी, लकड़ी के फट्टे पर झूले झूलते थे, मिट्टी के खिलौने, सर्कस, कठपुतलियों के खेल, कंचे, अंटियां खेलते थे, तांगे चलते थे वहां। लेखक ने बिंबों का बहुत सहारा लिया। इससे दृश्य हूबहू आंखों के सामने तैरने लगते हैं। इसकी किताब की खासियत एक और भी है कि संस्मरण से जुड़ी कविताएं भी इन्होंने इसमें ली हैं, कुछ अपने दोस्तों की, कुछ अपनी। चिंतन भी किया है कि तालाब बावड़ियां समाप्त हो रही हैं। यात्रा प्रसंग है। लेखक ने जिन लोगों के सानिध्य में अपनी यात्रा, लेखन यात्रा शुरू की, उसके बारे में बताया है। नई दुनिया अखबार के साथ जुड़े संस्मरण साझा किए हैं।
देहात की बस यात्रा कैसी होती है, गांव में नौकरी में क्या देखा, किसान का क्या दुख है वह महसूसा। गंधर्वपुरी है इसमें, कुमार अंबुज इनके प्रिय मित्र है, उनका साथ है, रेडियो का फिर लौटना है इस किताब में। सदा हुआ लेखन है इनका, शोध छात्रों के लिए भी उपयोगी है। ये लोगों को भी प्रेरित करेगा कि संस्मरण लिखने चाहिए। मैं स्वयं भी एक संस्मरण लिख चुकी हूँ, यात्रा वृतांत था, विदेश यात्रा वृतांत, धूप छागो रेत। इसके बारे में आप इस चैनल पर देख सकते हैं। एक और संस्मरण भी लिखने जा रही हूं, लेकिन 1-2 साल के बाद। और इसमें कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। प्रथम जो है इन्होंने मां के बारे में लिखा है, मैं अवश्य बताऊंगी। पहला पैराग्राफ मां के बारे में लिखा इन्होंने, मां की मौजूदगी। मन का क्या है, पंख लगे होते हैं उसके, उड़ते उड़ते आज फिर से जा बैठा 50 बरस पहले के अपने घर की छत के कगूरे पर। 2 मंजिलें मकान की छत पर लकड़ी की बल्लियां लगी थी, जिन्हें जुपिये कहते थे, जिसके ऊपर मिट्टी की तह बिछाई गई थी, फिर ऊपर थोड़े ऊपर टीन की चदरें ठोकी हुई थी। दोस्तों, हमारा बचपन कुछ अलग था। हम लोगों ने बहुत अच्छा बचपन जिया, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ हमने वो पल गुजारे, बेफिक्री होती थी, और इस तरह के हम लोग खेल खेलते थे, स्टापू और पकड़न पकड़ाई, ये सब हमारे समय में हमने ऐसा बचपन जिया है। और तीज त्योहार के एक अलग उत्साह होता था, आज का मशीनी दौर नहीं था उस समय। तो ये इन्होंने मां के बारे में लिखा है। इसके अलावा इन्होंने गणेशोत्सव कार्यक्रमों में पंडित भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया आदि कलाकारों को सुना। अनुपम मिश्र पर्यावरणविद जी, उनके साथ इनका पत्र व्यवहार हुआ नदियों को बचाने के बारे में। इनका कहना है, बड़ा अच्छा इन्होंने एक संस्मरण में कहा है कि घर में मौजूद सांस्कृतिक, रचनात्मक, कलात्मक आबो हवा बच्चों को बहुत दूर तक और बहुत हद तक उस अभिरुचि की दिशा में ले जाने का काम करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूं, कुछ सहमत हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, अब घर में सभी कलाकार हैं या कोई भी कलाकार है, जरूरी नहीं उसका बेटा भी वैसा बने, ऐसा होता नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि उस बच्चे के आसपास का माहौल, जरूरी नहीं है घर में, घर के बाहर भी, जहां वो जाता है उसकी संगति कैसी है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसकी रुचि वहीं से उत्पन्न होती है। स्कूल में हर तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बच्चा किसी एक में दिलचस्पी लेता है या किसी दूसरे में अच्छा निकल सकता है। तो ये वक्त की बात है, और बाकी कुछ हद तक प्रभाव तो पड़ता ही है घर का। तो इन्होंने ये कहा है इसके बारे में, और इन्होंने चिंता जताई है, जैसे बरेली से बांसुरी की विदाई हो गई, वैसे देवास से जल तरंग वादक उस्ताद यासीन खान साहब और बशीर खान साहब भी विदा हो गए। एक नस तरंग के बारे में इन्होंने बताया, मैंने भी नहीं सुना, पहली बार सुन रही हूं। नस तरंग वादक अपने गले की विशिष्ट नसों पर रख कर उस वाद्य को धमनियों में कंपन पैदा करके बजाते थे। बशीर खान ऐसे फनकार थे, बाद में उन्हें टीबी हो गई और वे इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो बड़े बड़े कलाकार इस धरती पर जन्मे हैं, और अभी भी कला के पुजारी अपनी ही धुन में अपनी कला की उन्नति कर रहे हैं, कला को निखार रहे हैं। मुझे एक और संस्मरण बहुत अच्छा लगा। इन्होंने लिखा है कि एक शख्स ने रिटायरमेंट के बाद वायलिन सीखा, किसी दूसरे ने हारमोनियम सीखा, किसी तीसरे ने चित्रकला की, तो किसी ने LLB में एडमिशन लिया। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी, क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि करियर कभी एक सा नहीं होता। एक करियर आपने कर लिया, उसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं आप उसे करियर के रूप में अपना सकते हैं। तो मुझे लगता है उम्र सिर्फ एक नंबर है। हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वे अपनी कला को विकसित करे, वक्त दे, उसे निखारे। मुझे ये संस्मरण अच्छा लगा। और मुझे एक चीज और मैंने देखा इसमें, इन्होंने मालवी भाषा, मालवी बोली का भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वही बोली जाती है। एक बस का बहुत अच्छा, गांव में कैसे बस जाती, कैसे धक्के लगते हैं, कैसे कंडक्टर, बहुत ही रोमांचक भी लगा। लेकिन मैं सोचती हूं कि नौकरी पर जाना आसान नहीं है। घर से दूर अगर नौकरी हो तो कैसे संघर्षों से जूझना पड़ता है, इन्होंने लिखा। प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी, विष्णु नागर, प्रभु जोशी जी, इन लोगों का जिक्र, चित्रकार कथाकार हैं ये लोग। इनका बहुत अच्छा इनको साथ मिला।
तो इसका जिक्र किया इन्होंने। और अंत में इन्होंने बहुत अच्छी कविता रेडियो की स्मृति को लेकर लिखी है। हम पुराने रेडियो जो सुनते थे बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। 1995 में ये कविता इन्होंने लिखी थी। गुम हो गए हैं रेडियो इन दिनों, बेगम अख्तर और तलक महमूद की आवाज की तरह। बेगम अख्तर और तलक महमूद की आवाज की तरह गुम हो गए हैं रेडियो इन दिनों। कबाड़ में पड़े रेडियो का इतिहास जानकर फैल जाती हैं छोटे बच्चे की आंखें। न जाने क्या सुनते रहते हैं, छोटे से डिब्बे से कान सटाए चौधरी काका, जैसे सुन रहा हो नेताजी का संदेश, आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। स्मृति में सुनाई पड़ता है पायदानों पर चढ़ता अमीन सायानी का बिगुल। जी हाँ, अमीन सायानी को कौन भूल सकता है। न जाने किस तिजोरी में कैद है देवकी नंदन पांडे की कलदार खनक। हॉकियों पर सवार होकर मैदान की यात्रा नहीं करवाते अब जसदेव सिंह। स्टूडियो में गूंज कर रह जाते हैं फसलों के बचाव के तरीके। माइक्रोफोन को सुनाकर चला आता है कविता, अपने समय का महत्वपूर्ण कवि। सरंगी रोती रहती है अकेली, कोई नहीं पहुंचता उसके आंसू। याद आता है रेडियो, सुनसान दिवाले की तरह मुख्य मंदिर में प्रवेश पाना जब संभव नहीं होता आसानी से, और तब आता है याद जब मारा गया हो बड़ा आदमी, वित्त मंत्री देश का भविष्य निश्चित करने वाले हो संसद के सामने, परिणाम निकलने वाला हो दान किए अधिकारों की संख्या का, धुएं के बवंडर के बीच बिछ गई हो लाशें, फेंकी जाने वाली हो क्रिकेट के घमासान में फैसले वाली अंतिम गेंद, और निकल जाए प्राण टेलीविजन के, सूख जाए तारों में दौड़ता हुआ रक्त, तब आता है याद कबाड़ में पड़ा बैटरी से चलने वाला पुराना रेडियो। याद आती है जैसे वर्षों पुरानी स्मृति, जब युवा पिता इमरती से भरा दौना लिए दफ्तर से घर लौटते थे। कितना सुंदर लिखा है ब्रजेश जी, आपने बहुत अच्छा लिखा। आपकी स्मृतियां लोगों को एक दिशा देंगी और आपका ये संस्मरण बहुत लोगों को प्रभावित करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे आज्ञा दें।